देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो बिहार में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार ही क्या संपूर्ण भारत में इनको लोग जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और भारतीय राजनीति एवं बिहार की राजनीति को एक लंबे समय से देख रहे हैं। इनका अनुभव भी बहुत पुराना है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह किन मूल्यों को लेकर, किन विचारों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि भारत सरकार और चुनाव आयोग को यह निवेदन करना कि कोरोना और बाढ़ से बिहार पूर्ण रूपेण ग्रसित है। अभी हमने देखा है कोरोना में अनेकों राजनेता, राजनीतिक कार्यकर्ता, अनेकों सरकारी अफसर, पत्रकार, चिकित्सा कर्मचारियों सहित हजारों आम आदमी की मौत हो चुकी है और ये बीमारी भयावह रूप से बढ़ती जा रही है। सरकार की ओर से अब तक कोरोना को नियंत्रित करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए। कोई ऐसी दवा का इजाद भी नहीं किया जा सका कि इसकी रोकथाम हो। एक तो कोरोना की मार है, दूसरा उत्तर बिहार बंगाल की नदियों से जो पानी आके यहाँ बाढ़ का माहौल पैदा करता है और पूरा उत्तर बिहार बाढ़ पीड़ित है। आप चले जाइए उत्तर बिहार में, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया तक लोग सड़कों पर जीवन बिता रहे हैं। उनके अपने गांव से निकलकर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी पर वो सड़क या कोई ऊंची जगह पर वो एक जानवर की ज़िंदगी जी रहे हैं। न उनको तन ढकने का है, न उनके ऊपर से वो कहीं घर उनके लिए है, न कोई खाने की पानी, न खाने की व्यवस्था है, न बढ़िया पेयजल की व्यवस्था है। वो और बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, बड़े भयावह बीमारियों से। सर, आप जिन बातों को कह रहे हैं उस बात से तो पूरा देश परिचित है। तो क्या कारण है कि चुनाव आयोग इस भयावह स्थिति में भी एक स्वतंत्र निकाय होते हुए भी चुनाव कराने की प्रक्रिया की तरफ? ये स्वतंत्र निकाय, मेरा सीधा आरोप है कि चुनाव आयोग अभी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है। वह सत्ता पक्ष के दबाव में आके वो काम कर रही है और सत्ता पक्ष ये चाहती है कि इसी बीच चुनाव करा लें कि लोग बाग बूथों तक नहीं जाएं। उनके 10-20 लंपट गरीब गुंडे टाइप के लोग बूथों पर जाके बटन दबा के सरकारी कर्मचारियों को मिला जुला के, सरकारी अधिकारियों से मेलजोल करके चुनाव करा के पुनः सत्तासीन हो जाए। आप ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान जो चुनाव आयोग है उसकी जो संवैधानिक स्थिति है उसके अनुसार वो व्यवहार नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। बिल्कुल चुनाव आयोग निष्पक्ष, निरपेक्ष और ईमानदारी पूर्वक तटस्थ होकर जो उसको भूमिका निभानी चाहिए वो भूमिका का निर्वहन चुनाव आयोग नहीं कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए और भारत के लिए भारी खतरा है। हम इसके प्रति लोगों को आगाह करने का अभियान चलाने वाले हैं। हम अभियान चलाने वाले हैं किसानों के हित के लिए, हम अभियान चलाने वाले हैं बेरोजगारी के खिलाफ, हम अभियान चलाने वाले हैं शिक्षा में सुधार के लिए, हम अभियान चलाने वाले हैं स्वास्थ्य की सेवा को चुस्त दुरुस्त करने के लिए। सरकार झूठ बोलती है। वो अभी जो विधेयक लाई है किसान के संबंध में, 3 विधेयक, वह किसान विरोधी है। किसान को कारपोरेट के हाथों गुलाम बनाने की वो साजिश है। अभी सर वर्तमान में जो किसानों के लिए विधेयक पास हुआ है लोकसभा से, उसमें आप कौन कौन चीज़ों को खतरा के रूप में देखते हैं? उसने कहा है कि खुला बाजार रहेगा और अब इसका मूल्य तय करेगा खरीदार। माने आप अगर व्यापारी हैं, आप मूल्य तय करेंगे। हम उत्पादक हैं, हमको खर्च पड़ा 20 रुपया, आप कहेंगे हम आपको 15 रुपया में लेंगे, तो हमारी मजबूरी है कि आपको देना पड़ेगा। अभी तक सरकार एक काम करती थी, MSP तय करती थी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, और जबकि सरकार ने घोषणा किया था कि हम स्वामीनाथन कमीशन को लागू करेंगे और लागत का ड्योढ़ा देंगे। लागत मत की जितना खर्च हो गया, अगर 1 क्विंटल धान पैदा करने में 1000 रुपया खर्च हुआ तो हम 1500 रुपये में उनकी खरीदारी करेंगे। और सरकारी स्तर पे खरीदारी होती थी मंडियों में, तो ये मंडियां भी बंद करके वो बिल्कुल अब निजी हाथों में पूरे व्यापार को सौंप देना चाहती है। लेकिन सर अभी सरकार ने तो MSP बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। नहीं, जब ये लागू हो गया तो MSP बंद हो गया।
जब वो कहती है कि जिसको मन करे वो खरीदे, जिसको मन करे वो बेचे, जहाँ मन करे खरीदे, जहाँ मन करे बेचे। अभी अब उस पर सरकार ने अपना नियंत्रण ही जब हटा लिया, कोई कितना भी चाहे, पहले 7AC एक्ट था, उसके तहत लिमिट था कि इससे अधिक आप अनाज नहीं रख सकते हैं, अब उस लिमिट को हटा दिया। अब तमाम व्यापारी आपसे हमसे सस्ते दर पर खरीद के, उनके पास साधन है, वो अपना उसमें तिजोरी में बंद करेंगे, वो अपने गोदामों में बंद करेंगे, और जब 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 हाहाकार मचेगा बाजार में तो फिर वो महंगे दाम पर बेचेंगे। उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। आज हमारी मांग है, या पहले से मांग हो रही है, कि किसानों के मूल्य उत्पादन का जो खर्च होता है उसका डेढ़ा मूल्य सरकार दे, और हर प्रखंडों में मंडी खोल के सरकारी दर पर और सरकारी दुकान में खरीदारी हो, फिर सरकार जिसको चाहे जहाँ चाहे बेचे, लेकिन हमारे अनाज की का मूल्य डेढ़ा सरकार खरीद कर दे। सर, अभी हाल ही में देख रहे हैं कि जो विधेयक है इसके खिलाफ हरियाणा में और पंजाब के किसानों ने जमकर आंदोलन किया, धरना दिया, और सरकार ने उनकी काफ़ी पिटाई भी कर दी। तो क्या आप उनके साथ खड़े हैं? खड़े हैं। हम हिंद मजदूर सभा के बिहार के अध्यक्ष हैं, जो देश की बड़ी ट्रेड यूनियन है, हमारी सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन आज देश में है हिंद मजदूर सभा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री हरभजन सिंह सिद्धू, और वही कन्वेनर है सारे यूनियनों के। आज पूरे देश में 23 तारीख को पूरे देश में प्रदर्शन होगा, 27 तारीख को दिल्ली में किसानों की रैली होगी। उन जगहों पर किसान संगठित है, बिहार में किसान संगठित नहीं है, इसलिए हम यहाँ भी वो अभियान चलाएंगे कि यहाँ भी किसान संगठित हो। सर, आप क्या कारण देखते हैं कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां, चाहे अन्य पार्टियां, इस विषय पर पूरी तरह से चुप की स्थिति में दिखाई दे रही है? अब ये कांग्रेस जाने अब क्यों चुप है, वो तो उसका जवाब वो देगी। हम कौन होते हैं देने वाले? हमारी राय है कि ये तमाम राजनीतिक दलें आज सत्ता के लिए बेहाल हैं, व्याकुल हैं। इनको सत्ता के सिवा कुछ दिखता नहीं है, इसलिए न इनके लिए किसान हैं, न नौजवान हैं, न मजदूर हैं, न कल है, न कारखाने हैं, न हॉस्पिटल है, न शिक्षालय है। ये तमाम लोग एन के एन प्रकार कुर्सी पर विराजमान होना चाहते हैं। ऐसे कांग्रेस के लोग विरोध में हैं, उनका भी जो यूनियन है इंटक, वो भी इस विरोध में है। सर, आप ये आरोप लगाना चाहते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं वो केवल सत्ता के लिए राजनीति कर रही हैं, समस्या के समाधान के लिए राजनीति नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं। सर, अभी वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, वो तो और भी लोगों को जाति और धर्म के दायरे में बांटेगा। उस पर एक लंबी बहस की ज़रूरत है, पूरे देश में उस पर बहस कराया जाना चाहिए। जो शिक्षा नीति ला रहे हैं उसमें गलत इतिहास की संरचना की जा रही है, वो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उसमें आज संशोधन की ज़रूरत है। नई शिक्षा नीति होनी चाहिए, लेकिन कई आयोग बने, कोठारी आयोग बने, और भी कई आयोग बने। उन आयोगों को गताल खाते में क्यों रख दिया गया? सारे आयोगों को मिला के और सभी दलों की राय से एक आयोग का गठन हो, जो अगले 3-4 वर्षों में देश में ऐसी शिक्षा नीति की बुनियाद डाले जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने किया था। आप कहना ये चाहते हैं कि वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई है आप उसका विरोध कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। वो आपको नहीं लगता कि भारत का नवनिर्माण कर पाएगी? नहीं, वो भारत का नवनिर्माण नहीं, एक वर्ग का निर्माण करेगी, और वो ऐसे वर्ग का निर्माण करेगी जो इंसान के बीच विभेद पैदा करती है। सर, वर्तमान सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है वो निजीकरण के पक्ष में दिखाई दे रही है और लगातार PCOs को बेचने का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि आरक्षण का जो मूल मुद्दा जिसकी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी थी वो समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, आरक्षण को आप अलग करिए, ये जो निजीकरण का मामला है ये देश को बेचने के बराबर है। देश की संपत्ति को मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने का ये जो सिलसिला जारी है। आरक्षण का मुद्दा तो स्वतः अभी सबसे बड़ा जो नियोक्ता है सर वो रेलवे है, और रेलवे जब निजी हाथों में चला जाएगा तो आपको क्या लगता है कि वो वहाँ पर आरक्षण रह पाएगा? छोड़िए ना, आरक्षण का मुद्दा ही अलग है। आरक्षण के मुद्दे से निजीकरण को क्यों जोड़ते हैं? निजीकरण का सीधा सवाल है कि जो राष्ट्र की संपत्ति है वो राष्ट्र की है, निजीकरण की संपत्ति मुट्ठी भर लोगों की संपत्ति है। आरक्षण और अन्य चीज़ें अपनी जगह हैं, आरक्षण तो जो लोगों के लिए है वो अपनी जगह है, वो छोड़िए उन सवालों को। सवाल है कि जो मुनाफा कमाने वाली देश की कंपनियां हैं
हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कोयला के खदान, आयुध कारखाना को भी ये दे रहे हैं। ये जो यहाँ गोले बारूद बनाए जाते हैं, ये जितने हमारे अस्त्र शस्त्र सुरक्षा के हैं, उनका ये होता, वो भी प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रहे हैं। इससे हमारी गोपनीयता भी भंग होगी और ये देश की आज़ादी पर भी एक बड़ा कुठाराघात होगा। इसलिए हम निजीकरण के विरुद्ध हैं। सर, वर्तमान में जो निजीकरण का दौर प्रारंभ किए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसके विरोध में जो विरोध होना चाहिए वो देश में दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करना चाहते हैं? देश में उसके लिए एक नई चेतना, नई जागृति पैदा करनी होगी, लोगों को बताना होगा, लोगों के बीच जाना होगा। और अब धीरे धीरे लोगों में वो आक्रोश फूट रहा है, लोग समझ रहे हैं। अब ये कई बीमारी के कारण कोई बड़ी सभा मीटिंग नहीं हो पा रही है। अब जब जैसे ही ये सारे माहौल ठीक होंगे, आप देखेंगे देश में ऐसा जन आक्रोश फूटेगा कि मोदी भागते भागते अपनी जान बचावेंगे। आप कहना यह चाहते हैं कि अगला बार मोदी जी चुनाव में बहुत बुरी तरह से मतलब कि उनको हानि उठानी पड़ेगी? अरे हम कहना क्या चाहते हैं, वास्तविकता यही है। सर, वर्तमान समय में जो बिहार में बाढ़ जो आया है उसके कारण बहुत जगह देखा जाता है कि पुलिया टूट गई है और पुल टूट रहे हैं, तो इसमें आप किस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार देख रहे हैं या एक सामान्य प्राकृतिक घटना देखते हैं? देखिए, उसमें सामान्य प्राकृतिक घटना है, तो मेरा तो वही कहना है कि पहले उसको पुल पुलिया बनाइए, लोगों के यातायात को सुविधा दीजिए, लोगों की रक्षा करिए, जो भूख से मर रहे हैं उनको खाना दीजिए, जो बेघर हो गए उनका घर बनाइए। यानी जो बाढ़ से निर्वासित हो गए हैं लोग अपने अपने घरों से, उनको बसाने का काम करिए, न कि चुनाव लड़ने का काम करिए। सर, बाढ़ की समस्या बिहार की बहुत पुरानी समस्या, आप भी सरकार में रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो आप इसका अस्थायी समाधान क्या देखते हैं? अस्थायी समाधान हाई डैम देखते हैं। सप्तकोसी डैम की जो बात आज बरसों से लंबित है, 1977 से नेपाल सरकार से बात करके जो 7 नदियां यहाँ बहती हैं, उस 7 नदियों के ऊपर बांध बना के ही उससे बचाव किया जा सकता है। सर, आज वर्तमान में डबल इंजन की सरकार कही जाती है, बिहार में भी वही सरकार है जो केंद्र में सरकार है, तो फिर ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है? अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं हो पा रहा। इन्होंने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दो, वो भी समर्थन किए थे, तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? आज तो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यही सवाल है मेरा भी वही सवाल है। यानी आप माननीय मुख्यमंत्री, ये सवाल आप उनसे पूछिए। आप माननीय मुख्यमंत्री पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं विशेष राज्य दर्जा के नाम पर? भाई, विशेष दर्जे के नाम पर ये तमाम लोगों को ठग के, लोगों को बरगला के अपना कुर्सी बचाने की राजनीति करते रहे। अभी वर्तमान चुनाव के संदर्भ में सर, आरजेडी को आप कहाँ देखते हैं? हम किसको कहाँ देखते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, ना हमको इस पर कोई टिप्पणी है। आरजेडी को कहाँ देखते हैं, जेडीयू को कहाँ देखते हैं, बीजेपी को कहाँ देखते हैं, कहाँ देखें इन लोगों को? देख तो रहे हैं कि सब हमाम में नंगे हैं। वर्तमान में सर, आप लंबे संघर्ष की बात कर रहे हैं और पूरा बिहार का जो चुनावी माहौल है वो अलग दिशा में जा रहा है, आपको नहीं लगता कि आप अलग थलग पड़ जाएंगे? काहे का पड़ जाएंगे? ये 4 महीने का चुनाव, 2 महीने का चुनाव होगा, फिर तो शांति हो जाएगी। और चुनाव से समाधान थोड़े होना है। चुनाव के बाद ऐसी सरकार बनेगी जो आपके अनुकूल ना हो, तो सर आपको अनुकूल हो कि नहीं ही होगी अनुकूल, वो मैं जानता हूँ। जो भी सरकारें बनेगी वो इन्हीं लोगों में से बनेगी जो आज के अप्रासंगिक लोग हैं। इसलिए आंदोलन की तो अनिवार्यता और प्रासंगिकता आगे बनी हुई है, वो बनी ही रहेगी। सर, आपने हमारे चैनल को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।